नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जी बिजनेस कर्नाटक की जनता से लगातार अपील कर रहा है कि आप बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर आएं, कीमती वोट डालकर लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने। कर्नाटक की 224 में से 222 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस बीच इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर आई कि सुबह 9:15 बजे तक कर्नाटक में 10.60% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में कुछ पोलिंग बूथ्स में ईवीएम में खराबी की खबर भी आई थी और इस वजह से कई लोग सुबह वोट नहीं डाल पाए थे, जिसमें शिमोगा में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का घर भी शामिल है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा में अपना वोट डाला। जेडीएस के अध्यक्ष देवेगौड़ा ने हासन सीट पर अपना वोट डाला और सदानंद गौड़ा ने भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए वो यहां पर पहुंचे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक की ये तस्वीरें हैं। आपसे भी हम ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकले, अपना वोट आप जरूर दें, लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने। और सबसे अहम बात, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उसके बारे में जरूर पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जानें, अपना होमवर्क पूरा करके जाएं और सोच समझकर ही अपना वोट डालें, क्योंकि जिसे आप वोट दे रहे हैं वही आने वाले 5 साल आपके इलाके में विकास भी करेगा और काम भी करेगा। तो दिग्गजों ने जो वोट डाला वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला 15 मई को होगा और आज वोटिंग का दौर जारी है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। बेंगलुरु, बेल्लारी, बदामी, मैसूर, मंगलुरु और कुलबर्गी की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग बूथ के बाहर यहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात यह कि आज इस वोटिंग में 16 लाख नए युवा वोटर भी हिस्सा ले रहे हैं। ये वही युवा है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, जिसके लिए नौकरी सबसे अहम मुद्दा है। तो देखना होगा कि ये किसे चुनता है। यहाँ पर कर्नाटक का चुनाव बहुत खास है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि ये 2019 की दिशा और दशा कुछ हद तक तय जरूर कर देगा। लिटमस टेस्ट है दोनों ही पार्टियों के लिए। पूरी ताकत इन्होंने झोंकी दी थी जब यहाँ पर कैंपेनिंग हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के जो बाकी आला नेता है उन सब ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर कैंपेनिंग की, लेकिन जिन मुद्दों पर यहाँ राजनीति की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में, वो मुद्दे धीरे धीरे वोटिंग के समय पर आकर कुछ बदल से गए थे। अब चाबी कर्नाटक की जनता के हाथ में है, तो देखना होगा कि किसे वो कर्नाटक का किंग यहां पर चुनती है। 15 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सबसे बड़ी कवरेज और सबसे फास्ट नतीजे हम आपको जी बिजनेस पर दिखाएंगे। इसलिए तब उस दिन भी आप जुड़िएगा हमारे साथ। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि हम आपको हर जगह का अपडेट यहां पर दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, ट्रेंड क्या कुछ कहता है, ये सब कुछ आपको यहां पर हम बताएंगे। तो बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने वोट डालने के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी और 17 मई को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। येदियुरप्पा ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी आज वोट डालने के बाद कर दिया। 150 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद यहां पर जताई है और अपने शपथ ग्रहण का दिन भी उन्होंने यहां पर घोषित कर दिया। 17 मई को मैं सरकार बनाऊंगा, ये कहा येदियुरप्पा ने। Auspicious day. Everybody should come and catch their votes. And the atmosphere for Bharatiya Janata Party is very good. And we are going to cross 150 seats. And as I told you 1 week back that I am going to form the government on 17th. I will go to Delhi on 15th evening and meet Prime Minister and also All India President and all our other ministers. They have come and they have supported us. I will ask them to come to Bangalore on 17th.
तो 150 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। 17 मई को मैं शपथ ग्रहण करूंगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री की, ये कहा येदियुरप्पा ने। अनुराग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनुराग, कॉन्फिडेंस कहूं, ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वोटिंग के बाद शायद ही ऐसा कोई नेता होता है जो बाहर निकलकर ये कहता है कि मैं इस तारीख को शपथ लूंगा। जी, ये येदियुरप्पा जी ने आज नहीं करीबन 3 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि 15 तारीख को वो जो नतीजा आएंगे उसके बाद वो 17 तारीख को इस वक्त शपथ लेंगे, और इस तरह का उनका प्लान था, ये उन्होंने बताया था। एक तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस ही कहा जाए, क्योंकि जो टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में, जो मुख्य पार्टी है वो बराबर की है। काफी जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है, और कैंपेनिंग में बीजेपी जब शुरुआत हुई थी करीबन 1 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे थी, लेकिन जब मई की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और पूरे कर्नाटक के अंदर 21 रैलियां करी, तो उसके बाद दोनों बीजेपी भी मोमेंटम में आ गई है, और अभी तक जो है टक्कर दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी बराबर है। तो ये कह सकते हैं कि अभी ये जो एक आत्मविश्वास है, और एक तरह से ये कहना भी पड़ता है कई बार नेताओं को कि अगर वो जीतते हैं तो कब शपथ लेंगे, और ये एक तरह से पूरी तरह से येदियुरप्पा जी का आत्मविश्वास है। लेकिन एक फिगर आपको बताना चाहूंगा कि 9:30 बजे तक पूरे कर्नाटक के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10.5% से ज्यादा रहा है। ये 9:30 बजे तक का फिगर है, और उम्मीद की जाएगी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल रात को यहाँ पे बारिश हुई थी, और उसके बाद से मौसम विभाग का ये चेतावनी भी है कि थंडर स्टॉर्म हो सकता है। लेकिन लोग धीरे धीरे घरों से बाहर आ रहे हैं अपने वोट को देने के लिए। एक और अहम चीज यहाँ पर अनुराग ये कि अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो साउथ कर्नाटक का वो हिस्सा जहां पर एचडी देवेगौड़ा की काफी अच्छी पकड़ है, पहले ही बीजेपी ने इशारों में कहूं या फिर ये कहूं कि साफ तौर पर एक तरह से संकेत तो दे ही दिया है कि उन्हें साउथ कर्नाटक में इस बात की चिंता नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या नहीं, उनको चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जेडीयू कैसे हराएगी, यहां पर जेडीएस, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी तो उस समय ही पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा की प्रशंसा की थी, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी चाहती है जहां जहां जो जेडीएस स्ट्रांग है वहां पर उन्हें इमर्ज होने दिया जाए, क्योंकि साउथ कर्नाटका की आपने बात की है तो पिछली बार ही हम देखें तो कांग्रेस और जेडीएस में लगभग बराबर की टक्कर रही थी। कांग्रेस ने करीबन 28 सीटें उस इलाके से जीती थी, तो जेडीएस ने 22 सीटें जीती थी। तो उसके बाद से बीजेपी का फोकस ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे भी जिस तरह से हमने बात की है और एनालिसिस किया है, तो वहां पर बीजेपी ने इतने ज्यादा मजबूत कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे हैं, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि वहां पर कांग्रेस को रोका जाए, और अगर कांग्रेस रुकती है तो जेडीएस की टैली बढ़ती है। जिस तरह से पिछले चुनाव के अंदर जेडीएस ने 40 सीटें जीती थी, और अगर उस जो स्ट्रांग होल्ड है साउथ कर्नाटका जेडीएस का, वहां पर उनकी टैली और बढ़ती है, और कहीं बीजेपी को नंबर्स की जरूरत पड़ती है तो एक जो गठबंधन है वो बाद में किया जा सकता है। तो बीजेपी का उस इलाके में लक्ष्य ये रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं रोका जाए, और इसी पर एक तरह से दोनों में आपसी समझौता कह सकते हैं या फिर एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, वोटिंग का दौर जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। सिद्धारमैया के चुनाव क्षेत्र वरुणा में भी लोगों ने जोर शोर से वोट डाले, और सबसे पहले वोट डालने वाले व्यक्ति से बात की मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने। सुनिए। ने पहला वोट डाला, क्या नाम है आपका और क्या सोच के वोट डाला है? मेरा नाम समर्थ है। मैं इसलिए वोट डाला हूँ कि हमें सिद्धरामैया जी ने बहुत आगे ले जाएंगे, इस गांव को नहीं लेकिन पूरी कर्नाटक को चांस मिलते हैं तो वो नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट भी होते हैं। पूरी इंडिया को इस मोदी जी की क्या बोलते हैं। लेकिन आपने बताया कि आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन रोजगार नहीं है आपके पास। तो रोजगार, ये भी तो एक बड़ी बात है कि आप सिद्धारमैया के गांव के रहने वाले, रोजगार आपके पास नहीं।
आप बोल रहे हैं वो सच है। सिद्धरामैया के गांव में वो कर भी रोजगार नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। इंजीनियर लोग 40,000 आते हैं कर्नाटका से हर ईयर, है ना, एवरी ईयर दे विल कम आउटपुट 40,000 प्लस दे विल गेट आउटपुट। सो इट इज वर्ल्ड वाइड, इट इज नॉट वर्ल्ड वाइड। मोदी का क्या इम्पैक्ट है आपके इस इलाके में? यहाँ मोदी इस स्टेट में क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने भी वोट डाला, आप बुजुर्ग हैं, ही इज यूथ मैन, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या सोच के वोट डाला आपने? सर मैं बोलता हूँ, वोट डालने का है, वो देश का है वो, इसलिए कोई आदमी आना पड़ेगा, कोई आदमी आना है, वो अच्छा आदमी आना, अच्छा काम करने वाले आना, वो ऐसा ही मेरा मन का बात। आपको क्या लगता है अच्छा काम कौन करेगा? मोदी सिद्धारमैया के बीच की लड़ाई है, यहाँ कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं आपके गांव का। ये राजकारण में लड़ाई है, वो कुछ बात नहीं। कोई भी मोदी अच्छा नहीं करके बोला होता नहीं, फिर सिद्धरामैया अच्छा आदमी नहीं करके बोलने का होता नहीं। इसके लिए सामने कौन आता है, क्या काम करता है। तो लैंग्वेज भले ही बैरियर है वहाँ पर, और ये पार्टी के लीडर्स ने भी फेस किया, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझती है कि कौन सा नेता क्या काम उनके लिए बेहतर कर सकता है। आपसे भी हमारी गुजारिश है, आप कर्नाटक के हमारे अगर व्यूअर हैं तो घर घर से निकले, कृपया आज अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छे से जान लें और उसके बाद ही आप उसे वोट दें। तो कर्नाटक में जो वोटिंग चल रही है, वोट डालने से पहले कर्नाटक में धार्मिक आधार पर मतदान देने के लिए फतवा जारी हुआ है। देखिए। कर्नाटक मुस्लिम मुत्ताहिदा महाज की ये बैठक 4 मई 2018 की है, जिसमें धार्मिक आधार पर वोट डालने का फतवा जारी किया जा रहा है। बैठक में शामिल नुमाइंदे एक खास पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या देश का लोकतंत्र फतवे से चलेगा? चुनाव से पहले धार्मिक फतवा क्यों? और सवाल ये भी कि लोकतंत्र में फतवे की जरूरत क्यों? मुस्लिम मुत्ताहिदा महाज ने फतवा जारी करते हुए कर्नाटक के कोलार जिले के उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें। लिस्ट में खास पार्टी के उम्मीदवारों का जिक्र है जिनको जिताने का फतवा जारी किया गया है। मुस्लिम मुत्ताहिदा महाज की तरफ से जारी फतवा कर्नाटक की 6 विधानसभा सीटों श्रीनिवासपुर, मुलबागल, कोलार गोल्डफील्ड, बंगारपेट, कोलार और मालूर के लिए है और इनमें से 5 सीटों पर एक खास पार्टी को जिताने की अपील की गई है। फतवे में मुस्लिम मुत्ताहिदा महाज खुलेआम धार्मिक आधार पर लोगों से वोट की अपील कर रहा है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का उल्लंघन है। कर्नाटक में आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में इसका असर जो भी हो, लोकतंत्र के लिए ऐसा फतवा खतरा जरूर है, जिस पर चुनाव आयोग से लेकर शासन और प्रशासन तक की कार्रवाई का इंतजार है। और हम आपको बता दें कि क्या कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में आंधी चल रही है या फिर जनता का हाथ सिद्धरामैया के साथ है। आज कर्नाटक का फैसला बीजेपी के हक में होगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में, यह फैसला भी आज हो जाएगा। दोनों ही पार्टियों के लिए कर्नाटक के चुनाव 2019 का लिटमस टेस्ट है। कर्नाटक 2019 का लिटमस टेस्ट। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री की जान। कर्नाटक आज न सिर्फ मोदी लहर और राहुल गांधी के असर का फैसला करेगा, बल्कि कर्नाटक में ईवीएम से अगले साल होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव के संकेत भी मिलेंगे। इसीलिए कर्नाटक की जीत बीजेपी और कांग्रेस के लिए संजीवनी है। कर्नाटक का फैसला अगर बीजेपी के पक्ष में गया
तो 2019 के लिए उसकी चुनावी रणनीति मजबूत होगी, ब्रांड मोदी मजबूत होगा और अखिल भारतीय नेता के रूप में मोदी का कद और ऊंचा होगा। वहीं बीजेपी के साथ ही अमित शाह चुनाव मैनेजमेंट के महापंडित साबित होंगे और बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का दरवाजा दोबारा खुलेगा और ये बीजेपी के स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए कर्नाटक चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। अगर कांग्रेस ये चुनाव हारी तो न सिर्फ पार्टी का दूसरा बड़ा गढ़ हाथ से निकलेगा, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। कांग्रेस हारी तो पार्टी की कमान प्रियंका को सौंपने की मांग बढ़ सकती है और कांग्रेस के हारने पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। Will you be the prime minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. कांग्रेस के हारने पर राहुल ना तो मोदी विरोधी मोर्चे का नेतृत्व कर पाएंगे और 2019 के अलावा इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया के रिपोर्टर अमित प्रकाश टुमकुर में है। कर्नाटक में मतदान को लेकर हर अपडेट वो हमें दे रहे हैं। अमित प्रकाश ने टुमकुर में वोटिंग से ठीक पहले लोगों से बात की और कर्नाटक में किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है ये जानने की कोशिश की। कर्नाटक यानी दक्षिण कर्नाटक का सबसे बड़ा मठ तुमकुर जिले का सिद्धगंगा मठ और ये लिंगायतों का सबसे बड़ा मठ कर्नाटक का कहा जाता है। यहाँ महास्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा छोटा नेता पहुंचा, लेकिन आज कर्नाटक की जनता किसको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं और इस वक्त हम सिद्धगंगा मठ में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ महास्वामी का आशीर्वाद लेने के बाद अब लोग वोट करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अली से और अली यहाँ इस मठ से कई सालों से जुड़े हुए हैं, यहाँ मठ की कई सालों से सेवा कर रहे हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं, लगातार इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर्स को यहाँ आते देखा, आशीर्वाद लेते देखा, लेकिन आज वो क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं। अली, अरे देखिए, यहाँ पे जो भी चुनाव होता है पब्लिक का जो देखते हैं कि सर्विस क्या है। जो आदमी ने अच्छा जो पब्लिक को सर्विस किया उसी को सिलेक्शन करते हैं। कोई पार्टी की बात नहीं है, जो बीजेपी हो, दड़ा हो, कांग्रेस हो, उसका बात नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हर पॉलिटिकल बाद में लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, जाते हैं, मगर यहाँ पे यह है कि कोई यहाँ पे इस पार्टी का सपोर्ट उस पार्टी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक दर्शन होता है। यहाँ पे एक भक्त लोग आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे। डेमोक्रेसी का बहुत बढ़िया क्षेत्र है ये इलेक्शन। इस बार 12% यंगस्टर्स हैव बीन न्यू वोटर्स। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कर्नाटका स्टेट। मतदान बहुत महत्वपूर्ण काम है, मेरा ड्यूटी है। हम सब लोग को पूछता है, विनती करता है, मतदान करो, अपना डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करो। We are not going to vote on the basis of party. We are going to vote on the basis of who is going to work for the development of the state. मेरे साथ मेरी सहयोगी निश्चिता ज्यादा अपडेट के लिए सीधा बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ गई है। निश्चिता, डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कर्नाटक वासी शायद वोट करना चाहता है। विकास की बात शुरुआत में जरूर कैंपेन्स में हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा कहीं भटक सा गया था। क्या सोचती है कर्नाटक की जनता और कौन से वो टॉप अहम मुद्दे हैं, कौन सी वो प्रायोरिटी लिस्ट के उनके मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर वो आज वोट डालने के लिए निकले हैं? डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है कर्नाटक के इलेक्शन में, पर्टिकुलरली बेंगलुरु में, क्योंकि करीबन 60% जो स्टेट का रेवेन्यू आता है वो बेंगलुरु से आता है और यहाँ का पॉपुलेशन करीबन 1.3 करोड़ है। इसका आधा भी किसी और सिटी में नहीं है कर्नाटका में, तो ये रेवेन्यू सेंटर है, इसलिए डेवलपमेंट का इशू बहुत बड़ा है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बेंगलुरु को कंसिडर करते हैं तो डेवलपमेंट का इशू बिल्कुल टॉप में आता है। लेकिन प्री पोल सर्वे से जो हम देखते हैं तो जॉब का इशू सामने आता है। पिछले 5 सालों में चीफ मिनिस्टर
सिद्धरामैया के क्लेम से 15 लाख जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं और कांग्रेस जैसे कि हमें पता है बहुत क्रिटिकल है बीजेपी के जॉब क्रिएशन रिकॉर्ड के बारे में। तो कांग्रेस ने इस बार प्रॉमिस किया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगे और ये उनका एम है, ये मैनिफेस्टो प्रॉमिस है। इसके अलावा जब हम मैनिफेस्टोज को देखते हैं तो ज्यादातर अट्रैक्शन फार्मर्स के लिए दिया गया है। बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया है कि हर एक फार्म लोन जो 1 लाख तक है वो वेव किया जाएगा। जेडीएस ने प्रॉमिस किया है कि 100% ऑफ द फार्म लोन्स को वेव किया जाएगा, जो स्टेट एक्सचेकर के लिए करीबन 53,000 करोड़ का बर्डन हो सकता है। तो इस बार डेवलपमेंट एक क्रूशियल इशू जरूर है। कर्नाटका में हमेशा डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू था, रूरल एरिया में भी था और अर्बन एरिया में भी था, लेकिन इस बार डेवलपमेंट के अलावा कई और इश्यूज भी सामने आए हैं, जैसे कि लिंगायत इशू हो या कनाडा प्राइड का मामला हो। तो ये सभी इश्यूज भी इम्पैक्ट कर सकते हैं वोटर सेंटिमेंट को, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कैसा इम्पैक्ट होगा ये हमें 15 को ही पता चलेगा। अब तक वोटर टर्नआउट स्टेट में करीबन 10.6% है, जो इतना ज्यादा नहीं है, तो ईसी पुश कर रही है कि ज्यादा लोग सामने आए और अपना वोट कास्ट करें। तो इस बार वोटिंग के लिए जॉब्स और रिसोर्स मैनेजमेंट और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को लाना, बेंगलुरु के अलावा बाकी सिटीज को भी डेवलपमेंट करना, ये फोकस होगा वोटर के लिए, ये होप होगा वोटर के लिए अगले गवर्नमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। कर्नाटक में जनता जमकर वोटिंग कर रही है। नारायण हृदुला के फाउंडर डॉक्टर देवी शेट्टी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर लोग बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट नहीं करते तो ये शर्मनाक होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोट नहीं देने वालों को अगले 5 साल तक कोई शिकायत करने का हक नहीं है। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने। बातचीत के लिए मौजूद है वर्ल्ड फेमस हार्ट कार्डिक सर्जन और नारायण हृदुला के देवी शेट्टी जी। सर, सबसे पहले आपसे यही मैं समझना चाहूंगा कि अब आपने वोट आज कास्ट कर दिया है, जो आने वाली सरकार है उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी, किस तरह की आपकी उम्मीदें होगी? मेरा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ने दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जॉब क्रिएशन। ये देश में एवरी ईयर 26 मिलियन बेबीज आर प्रोड्यूस्ड, so we need to create jobs for all of them. That is the top priority. Economic prosperity is next. Of course, everything else is minor. Of course, the garbage and these things people keep talking about it, but that is an issue, no doubt. But we are ignoring the major issues which is affecting the country. Yes, sir. सर, जैसे आप बेंगलुरु के सिटीजन हैं और हम पिछले इलेक्शन में भी देखा गया कि पूरे स्टेट का जो टर्नआउट था उसके मुकाबले बेंगलुरु का काफी कम था, ओनली 50% के करीब था। तो जो वोटर्स हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा एडवाइस है सभी यंग लोगों को, सुबह as soon as they get up, they have to go out and cast their vote. By this evening, if I see somebody who doesn't have the watermark in his finger, I'll be very disappointed. He should not discuss about politics for the next 5 years if he doesn't cast his vote. That is my message to the younger generation. We want everything to happen. We want best things to happen. All you need to do is to get up. The voting system in this country is so well organized. It hardly takes you half an hour. So it is very, very important that especially the younger generation takes interest in who's going to lead the country. सर, आखिरी सवाल होगा, स्पेशली अगर बेंगलुरु सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि चीजों को बदलना चाहिए? मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, whichever government comes to power, they should create economic prosperity. अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो गया तो जॉब क्रिएशन नहीं होता है, जॉब क्रिएशन नहीं हो गया तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। सो दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिंग इश्यू फॉर एनी गवर्नमेंट विच कम्स टू पावर।